इमेजिन करें कि क्या कोई एक इमेजिनरी ख्याली एयरपोर्ट किसी को सेल कर सकता है। ऐसा एयरपोर्ट जिसका कोई बेस भी ना हो और वो भी $242 मिलियन पर। इसकी शुरुआत इस तरह होती है कि शायद कभी आपने नोट किया होगा कि आपको एक स्पैम ईमेल मौसूल होती है जिसमें लिखने वाला अपने आप को प्रिंस, डॉक्टर या बैंक मैनेजर कहता है। ये ईमेल फ्रिक्वेंटली नाइजीरिया और दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज से डिलीवर होती है जिसमें एक बड़े अमाउंट पर पैसे का जिक्र किया जाता है और आपको ये पैसा ट्रांसफर करने के लिए हेल्प का कहा जाता है और आपको यकीन दिलाया जाता है कि ये पैसा ट्रांसफर होने के बाद आपको 40 to 50% यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन इतने बड़े अमाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको हमारे बैंक में अकाउंट खोलना होगा और अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। अब ईमेल देखने वाला शख्स लालच में अंधा होता है और सोच रहा होता है कि मिलियन ऑफ डॉलर्स के लिए 300 या 400 डॉलर्स का नुकसान करना कोई घाटे का सौदा नहीं है और ये सोचकर 300 से 400 डॉलर डिपॉजिट कर देता है और कुछ दिन बाद ही आपको पता चलता है कि आपके साथ स्कैम हुआ है। ना तो किसी ईमेल का जवाब आता है और वो फोन नंबर जिससे वो आपको बार बार फोन करके सर बुलाया करते थे अब वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये सब मॉडर्न जमाने के इंटरनेट स्कैम है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे क्लासिक स्कैम भी हुए हैं जिसे देखने के बाद आप इन स्कैमर की इंटेलिजेंसी से हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में आप आगे जाकर देखेंगे कि एक शख्स ने कैसे एक फेक इमेजिनरी एयरपोर्ट जिसका कोई नामो निशानी नहीं था को $242 मिलियन में सेल कर दिया। बात आती है 1995 की। 1995 को ब्राजीलियन मोरो स्टेट बैंक को नाइजीरिया से एक कॉल रिसीव होती है। ये कॉल करने वाला शख्स कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का गवर्नर था। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया एक हाईएस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो नाइजीरिया के सारे बैंक को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर को मिनिस्ट्री के रैंक पर कंसिडर किया जाता है। गवर्नर का नाम सुनते ही नोरो स्टेट बैंक का डायरेक्टर इसकी बातें गौर से सुनने लगता है। इसे पता होता है कि ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है जिसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के डायरेक्टर ने खुद कॉल की है। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का गवर्नर बात करना शुरू कर देता है और टॉपिक होता है कि नाइजीरिया अपने नए कैपिटल अबूजा में एक एयरपोर्ट की प्लानिंग कर रहा है। अबूजा नाइजीरिया के बड़े सिटीज में से एक है जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बनता है तो वहां पर लोगों की लार्ज मूवमेंट होगी और एस्टिमेट के अकॉर्डिंग विद इन 1 or 2 years इस एयरपोर्ट का कैपिटल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ब्राजीलियन बैंक के डायरेक्टर का इंटरेस्ट और बढ़ने लगता है और वो ज्यादा अटेंशन से सुनने लगता है। गवर्नर ऑफ नाइजीरियन बैंक अपनी स्पीच जारी रखता है और कहता है कि हम करंटली इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। इस एयरपोर्ट की कॉस्ट $250 मिलियन है। ब्राजीलियन बैंक का डायरेक्टर फोन कान के साथ लगाकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन नाइजीरियन बैंक का गवर्नर इसकी सोच की तारे तोड़ देता है और कहता है कि बैंक मैनेजर की हैसियत से अगर आप इस डील को कंफर्म करते हैं तो बदले में रिवॉर्ड के तौर पर हम आपको $10 मिलियन का कमीशन देंगे। ये सुनकर ब्राजीलियन मैनेजर के जोश में इजाफा होता है और वो इस डील को और सीरियसली लेने लगता है। ये ऑफर बैंक के लिए दिलकश तो थी ही, लेकिन जब बात आती है $10 मिलियन की तो ब्राजीलियन मैनेजर को इस डील में और भी रंगीनी देखनी शुरू हो जाती है। इवन वो जानता है कि इस इन्वेस्टमेंट में वो अपना पैसा नहीं बल्कि वो लोग जिन्होंने ब्राजीलियन बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया है वो लगाने जा रहा है और यही वजह थी कि इस बात ने इसको केयरलेस बना दिया। कुछ देर सोचने के बाद ब्राजीलियन डायरेक्टर ने हाँ कर दी और कहा कि हमारा बैंक इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए पूरी तरह तैयार है, इसलिए हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्राजीलियन बैंक का डायरेक्टर ये नहीं जानता कि जिस शख्स के साथ वो फोन पर डील कर रहा है वो कोई गवर्नर नहीं बल्कि एक स्कैमर है जिसका नाम एमेनुअल नोटी है। इनफैक्ट एमेनुअल का कोई भी एयरपोर्ट बिल्डिंग का बिजनेस नहीं था, इवन कोई एयरपोर्ट सिरे से मौजूद ही नहीं था। ये सब सिचुएशन एक झूठ था। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स कौन था और इसने इतने बड़े स्कैम को कैसे कंडक्ट किया। एमेनुअल नोडी जो कि पहले से ही यूनाइटेड बैंक ऑफ नाइजीरिया के डायरेक्टर थे, जो कि एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक था। इसके पास पैसा बहुत था और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी थी, लेकिन इसका एम्बिशन ज्यादा से ज्यादा मिलियंस का मालिक बनना था। इसलिए इसने सोचना शुरू कर दिया कि वो ये कैसे कर सकता है। हिंस इसके जहन में ये पागल ख्याल आया कि इसे नाइजीरिया के कैपिटल में एयरपोर्ट के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढना है। ऑल थॉट वो एक बैंक मैनेजर था जिसकी एक बड़ी
रेपुटेशन थी, लेकिन इतना बड़ा स्कैम करने के लिए इसे बहुत बड़ी रेपुटेशन की जरूरत थी। सो इसने डिसाइड किया कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर की नकाली यानी इम्पर्सनेट बन जाएगा। सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नाम पाउल अकमा था। इमैनुअल ने एक स्ट्रॉन्ग प्लान तैयार किया जिसमें इसने 5 करीबी प्रोफेशनल लोग शामिल किए और इनके साथ इस प्लान को डिस्कस किया गया। इस ग्रुप के सारे मेंबर्स फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम में एक्सपर्ट थे, जो इमैनुअल की तरह बैंकिंग सिस्टम में काम कर रहे थे। इसी वजह से इन्हें बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। ये लोग एक्सपर्ट थे बैंक को नाइजीरिया और इंटरनेशनली ऑपरेट करने के लिए, जिनके पास कंट्री के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों और फाइनेंशियल सेक्टर का डेटा था, जिसकी वजह से इन्हें आसानी हुई बड़े बड़े लोगों की आइडेंटिटीज निकालने में। प्लान के पहले हिस्से में इन्होंने टोरिस्टा विलियम के नाम से एक लेडी को कंडक्ट किया, जिसे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और सिविल एविएशन के तौर पर पेश किया गया। इसके नाम से दुनिया भर के बैंकों को प्रोफेशनल मैनर में लेटर फिक्स कर दिए गए, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टोरिस्टा विलियम के नाम से कोई भी डायरेक्टर नाइजीरियन सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं थी। इस लेटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नाइजीरियन गवर्नमेंट अपने कैपिटल अबुजा के अंदर एयरपोर्ट बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रही है। 1991 में नाइजीरिया ने अबुजा को अपना नया कैपिटल डिक्लेयर किया था और 4 साल गुजरने के बाद यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के प्लान की खबर की बात को बिलीव करने के लिए काफी था, क्योंकि वाकई में नाइजीरियन गवर्नमेंट इस टाइम इस सिटी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ही सीरियस थी। इस मैसेज को दुनिया के बहुत सारे बैंक्स को फैक्स कर दिया गया और हर मैसेज दूसरे मैसेज से अलग होता था, हर बैंक के लिहाज से और कंट्री के डेस्टिनेशन की वजह से। वो मैसेज जिसे ब्राजीलियन बैंक नोरो एस्टे को सेंड किया गया था, इसमें बैंक मैनेजर का नाम नेल्सन साकागुची लिखा गया था। नेल्सन एक चाइनीज था, लेकिन ब्राजील में रहता और काम करता था। जब नेल्सन ने ये खत पढ़ा जो नाइजीरियन मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से आया था, जिस पर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के साइंस थे, तो इसके पास यकीन के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, क्योंकि इस वक्त बैंक डेवलपमेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहा था। इमैनुअल और इसके ग्रुप के फाइनेंशियल और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से कॉन्टेक्ट्स की वजह से वो ये लेटर्स गवर्नमेंट फैक्स मशीनों से ही सेंड किया करते थे, जो नेल्सन साकागुची का इन पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए काफी था। प्लान के नेक्स्ट स्टेप में शामिल इनको मिलने के लिए मीटिंग कंडक्ट करनी थी। साकागुची ने इमैनुअल को ब्राजील या नाइजीरिया में मीटिंग के लिए कहा। इस पर इमैनुअल ने ये कहकर ना बोल दिया कि हमें प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल यानी राज में रखना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। सो इसलिए एग्जीक्यूट करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते। इमैनुअल कहता है कि क्या हम इस मीटिंग को नाइजीरिया से कहीं दूर और कंडक्ट कर सकते हैं? तो जवाब में साकागुची कहता है कि मैं एक काम से लंदन जा रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो ये मीटिंग वहां कर लेंगे। इमैनुअल इस बात पे राजी हो जाता है और एक हफ्ते बाद मीटिंग रख लेता है। इमैनुअल और इसकी टीम के पास एक हफ्ता होता है इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर होने का। इस मीटिंग में हर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन की नकाली करने के लिए तैयार होने लगे। एंड ऑफ कोर्स इमैनुअल, जिसे गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का किरदार अदा करना था, दूसरे शख्स को डिप्टी गवर्नर और तीसरा शख्स जिसको डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के लिबास में पेश होना था, इन्होंने अपने आप को वैसे ही प्रोफेशनली तैयार कर दिया। इन्होंने नाइजीरिया में बनने वाले एयरपोर्ट का प्लान भी तैयार कर दिया, जिसमें एरिया और लोकेशन को मेंशन किया गया था। और यहाँ से इमैनुअल और इसकी टीम लंदन के लिए रवाना होती है। लंदन में इनका स्टे एक 5 स्टार लग्जूरियस होटल में होता है और जब साकागुची एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो इमैनुअल इसके वेलकमिंग के लिए एयरपोर्ट पर एक एक्सपेंसिव लिमोजीन भेजता है और इसके लिए होटल का सबसे बेस्ट स्वीट बुक करता है। इसके बाद इमैनुअल और इसकी टीम अपने आप को मीटिंग में साकागुची के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं और वो प्लान के मुताबिक ही अपने अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं और साकागुची ये सब एंजॉय कर रहा होता है। कोर्स इस वक्त कोई इंटरनेट नहीं था जिस पर किसी सर्च इंजन में जाके गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ नाइजीरिया की आइडेंटिटी पिक्चर्स के जरिए कंफर्म कर दी जाए। सबसे बड़ी बात ये कि इमैनुअल के पास कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स थे जो देखने में रियल लग रहे थे और इसके पास ऐसी पिक्चर्स थी जिसमें इमैनुअल को प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया के साथ साफ दिखाई दिया जा सकता है, जो झूठ को सच दिखाने के लिए काफी था। इमैनुअल ने साकागुची को एयरपोर्ट की जमीन और प्रोजेक्ट
बता दिया, जो कि 100% झूठ था। साकागुची पूरा प्लान सुनने के बाद एग्री हो जाता है और कहता है कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम आपको ये अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस बात पर इमैनुअल कहता है कि नहीं, हमें ये अमाउंट अभी चाहिए क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हायर करना है। इस बात को सुनकर साकागुची सस्पिशियस हो जाता है। इसको देखकर इमैनुअल जवाब में कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप हमारे प्लान में दिलचस्पी नहीं है तो आपके अलावा दुनिया के और भी बैंक्स जो हमें ये अमाउंट देने के लिए तैयार है। आप वो पहले पर्सन है जिसने हमें पहले रिस्पॉन्स दिया और आप इस प्लान के बारे में एक्साइटेड थे, और इसके अलावा हम इस प्लान के लिए आपको 10 मिलियन रिवॉर्ड भी देंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट से कंफर्टेबल नहीं है तो हम ये प्रोजेक्ट किसी और को दे देंगे। $10 मिलियन का डर और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोने के डर से साकागुची कहता है कि इवन अगर मैं आपके इस केस से एग्री भी हो जाऊं, लेकिन बैंक की मैनेजमेंट इससे एग्री नहीं होंगे। इस पर इमैनुअल कहता है कि इस इशू को सॉल्व करना आपका काम है। मैंने पहले भी आपको कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपके अलावा और लोग भी इंटरेस्टेड है। इस पर साकागुची कहता है कि नहीं, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, हम इस प्रोजेक्ट में पार्टनर्स हैं। इस वक्त इमैनुअल को पता चल जाता है कि साकागुची ट्रैप में फंस चुका है। 10 मिलियन के प्रॉमिस ने साकागुची को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर दिया है और साकागुची इस डील को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साकागुची का यकीन था कि वो नाइजीरिया के कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट लोगों के साथ डील कर रहा है। ये डील जो इन दोनों के दरमियान लंदन में हुई थी, इसमें लिखा गया था कि ब्राजीलियन बैंक नाइजीरियन गवर्नमेंट को $242 मिलियन एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोवाइड करेगा। और ये बात हो रही है साल 1995 की। आई मीन कि आज के वक्त में $242 मिलियन की वर्थ आज के $413 मिलियन की है, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट। लंदन में मीटिंग खत्म होने से पहले इमैनुअल ने साकागुची को $3 मिलियन डिपॉजिट करने के लिए कहा। $3 मिलियन डिपॉजिट करने का मकसद इस बात को इंश्योर करना था कि ब्राजीलियन बैंक नाइजीरिया में बनने वाले एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। ये बात सुन के साकागुची प्रेशर में आ जाता है और ये अपॉर्चुनिटी खोने के डर से वो $3 मिलियन डिपॉजिट करने पर राजी हो जाता है और इस तरह वो ट्रैप में पूरा फंस जाता है। और इस तरह साकागुची ने 1995 से 1998 तक बैंक की मैनेजमेंट को बताए बगैर मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। साका को पता होता है कि अगर वो इन ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करता है बैंक मैनेजमेंट के सामने तो बैंक के ओनर्स को इस प्रोजेक्ट और इतने बड़े अमाउंट में पैसा सेंड करने का पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ बैंक का रूल होता है कि अगर $6 मिलियन से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना हो तो बोर्ड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसलिए वो ये पैसा 6 मिलियन के पे ड्राफ्ट बनाकर दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अकाउंट को भेजा करता था। इसलिए बैंक की मैनेजमेंट को इन ट्रांजैक्शन के बारे में इतनी कोई अटेंशन नहीं थी। इस तरह इमैनुअल और इसकी टीम ने इस मनी को नाइजीरिया के 19 मुख्तलिफ बैंक्स में मिक्सअप किया हुआ था ताकि ये किसी के नजर में ना आए। और इस मेथड के साथ साथ साकागुची ने $242 मिलियन इमैनुअल के ग्रुप को ट्रांसफर किए। इस पीरियड के दौरान इमैनुअल साकागुची को फेक डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर सेंड किया करता था, ये साबित करने के लिए कि एयरपोर्ट की प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि इमैनुअल और इसकी टीम का फाइनेंशियल बैंकिंग बैकग्राउंड था। इन्होंने इस पैसे को रियल एस्टेट, गोल्ड और शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट किया। ये टॉपिक दुनिया की नजर से अभी तक छुपा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा होता है कि इमैनुअल और साकागुची के बीच का राज खुल जाता है। होता ऐसा है कि स्पेन का एक बड़ा बैंक मोरो एस्टे बैंक को खरीदने की ऑफर करता है और बैंक के ओनर्स इस बात पर राजी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के बैंक को खरीदना एक लंबा प्रोसेस होता है। बैंक को खरीदने से पहले परचेजर बैंक की वैल्यू एवेलुएट करता है, तो इसलिए इन दोनों बैंक्स की तरफ से एक बोर्ड बनाया जाता है जो सब डॉक्यूमेंट्स की जांच करता है, ये जानने के लिए कि सेल्स करने वाले ने जो वैल्यू बताई है क्या इस बैंक के पास
वाकई इतने एसेट है भी या नहीं। ब्राजीलियन और स्पेनिश बैंक के बोर्ड ने सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की। इस जांच में पता चला कि नोरो स्टेट बैंक का 30% पैसा गायब है, जो कि लगभग $250 मिलियन के करीब था। ये देखकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साकागुची को समन करते हैं ये पूछने के लिए कि आखिरकार इतना सारा पैसा कहाँ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने साकागुची कमिट करता है कि इसने $242 मिलियन नाइजीरियन गवर्नमेंट को एयरपोर्ट बनाने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसकी बातों पे यकीन नहीं करते और ये बैंक्स अपनी एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेते हैं, जिनमें इन्हें नाइजीरियन गवर्नमेंट की तरफ से पता चलता है कि इन्होंने इस बैंक से कोई भी लोन या इन्वेस्टमेंट नहीं ली। इसके बाद नोरो स्टेट बैंक बहुत से ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। इन ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के बाद पता चलता है कि ये सारा पैसा पूरी दुनिया के डिफरेंट अकाउंट से गुजरकर नाइजीरिया पहुंच गया है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नाइजीरिया के पास फाइनेंशियल कंट्रोल का कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता। स्पेनिश और ब्राजीलियन कम्युनिटीज इन लोगों की आइडेंटिटी जांचने में नाकाम हो जाती है, लेकिन जब नाइजीरियन बैंक को वेस्टर्न बैंक्स की तरफ से फोर्स किया जाता है, तब जाके नाइजीरियन बैंक्स इन लोगों की आइडेंटिटीज डिस्क्लोज करता है और तब नाम सामने आता है एमएनएल का। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि नाइजीरिया के अंदर ऐसा कोई लॉ ही नहीं हो जो फाइनेंशियल फ्रॉड वाले को सजा दे सके। इसलिए एमएनएल और इसका ग्रुप अभी तक नाइजीरिया में फ्री घूम रहे थे। इसलिए अगर इनके अगेंस्ट कोई भी वेस्टर्न क्लेम होता है तब भी इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। इस दौरान नोरो स्टेट बैंक को स्पेनिश बैंक की तरफ से खरीद लिया जाता है। स्विट्जरलैंड में साकागुची का कोर्ट में एक ट्रायल होता है और इस पर फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए जाते हैं और इसके अलावा इसको 10 साल की जेल भी हो जाती है। नोरो स्टेट बैंक के ओनर्स अभी तक खामोश नहीं थे। इन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज से लॉयर हायर किए ताकि इनके खोए हुए पैसे इनको दोबारा मिल सके, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि फ्रॉड का 95% पैसा नाइजीरिया के अंदर ही था और नाइजीरियन गवर्नमेंट इनके साथ कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं कर रही थी। वक्त गुजरता गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नाइजीरिया के अंदर एक आर्मी डिक्टेटर गवर्नमेंट पर कब्जा कर लेता है और इस डिक्टेटर की गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस को नोटिस कर लेती है, जहां जाकर ओसांजो की गवर्नमेंट एक कमीशन की बुनियाद रखती है जिसे फाइनेंशियल फ्रॉड कमीशन का नाम दिया जाता है। ये कमीशन 2014 में एमैनुअल और इसके गैंग को फाइनेंशियल फ्रॉड का केस खोल देती है और इसके बाकी 4 मेंबर्स अरेस्ट हो जाते हैं और इन्हें कैपिटल के अबूजा में एक कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए पेश किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि जज इस केस को सुने, एमैनुअल ने भारी रकम देकर जूरी को पहले से ही खरीद लिया होता है और कोर्ट रूम के अंदर जज पर बहुत प्रेशर आने लगता है और जब जज को अंदाजा होता है कि ये केस इनके हाथों से निकलने वाला है, तब सडनली जज इस केस को लागोस के कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। लागोस के कोर्ट की तरफ से एमैनुअल और इसके टीम के सारे एलिगेशन साबित हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि जज अपना फैसला सुनाए, खबर आती है कि कोर्ट रूम के अंदर किसी ने बॉम्ब इम्प्लांट किया हुआ है। इसलिए लागोस की कोर्ट का जज इस कार्रवाई को 4 घंटे के लिए पोस्टपोन कर देता है। तब कोर्ट रूम में स्पेशल फोर्सेस को बम की सर्च के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सर्च के दौरान इन्हें कोई भी बम नहीं मिलता और कंफर्म हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह थी। ये असल में एमैनुअल का प्लान था जो पूरी तरह से फेल हो गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम की कोशिश होती है कि एमैनुअल को इस बात के लिए राजी करे कि जो पैसा इसने लूटा है वो वापस कर दे, ताकि इनको मिलने वाली सजा में कमी दी जा सके। इस दौरान एमैनुअल की कोशिश होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में टोटली फेल हो जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से एमैनुअल पर लगाए गए चार्जेस को कम करने के लिए इसे $80 मिलियन रिटर्न करने का कहा जाता है, लेकिन एमैनुअल इस ऑफर को ठुकरा देता है और इसके बाद कोर्ट एक अनएक्सपेक्टेड विटनेस को बुलाता है और ये विटनेस और कोई नहीं साकागुची था और इसके साथ ये केस एक नया मोड़ ले लेता है। साकागुची इस फ्रॉड के बारे में सब कन्फेस कर लेता है और कोर्ट को बताता है कैसे एमैनुअल ने डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को प्रेजेंट किया था और ये एक सीरियस क्राइम है। इसने कहा कि इसने एमैनुअल को इसके प्रोजेक्ट में 242 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। इसने कोर्ट को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर दिखाए और वो मैसेजेस जो एमैनुअल और साकागुची के दरमियान हुए थे
उनको भी जज के सामने पेश कर दिया, जो एमेनुअल को मुजरिम साबित करने के लिए काफी थे। ये सब देखने के बाद एमेनुअल 80 मिलियन रिटर्न करने की ऑफर पर आ जाता है, लेकिन और इस दफा जज बिल्कुल ही इनकार कर देता है। $242 मिलियन के साथ $10 मिलियन का फाइन भी देने का हुक्म देता है, और इसके अलावा एमेनुअल को 5 साल की जेल की सजा हो जाती है। लेकिन नाइजीरियन गवर्नमेंट एमेनुअल को 2 साल से ज्यादा जेल में नहीं रख पाती, क्योंकि इन 2 सालों के दरमियान एमेनुअल ने गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया पर क्लेम किया था कि इन्होंने 242 मिलियन रिकवरी के बजाय इनसे $360 मिलियन रिकवर किए हैं, और इन्हीं एलिगेशंस की वजह से और इन केसेस के चलते हुए एमेनुअल जेल से भी आजाद हो जाता है और अपने $50 मिलियन भी रिकवर कर लेता है। कुछ सालों तक नाइजीरिया में फ्री जिंदगी गुजारने के बाद एमेनुअल के साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। बदकिस्मती से इन पर एक मर्डर का इल्जाम लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। एंड स्टिल कोई नहीं जानता कि एमेनुअल इस वक्त कहाँ पे है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा।